Hello children. Children, today I am going to start a new chapter, chapter 12, air, water and weather. So first of all, let's see here what we will study in this chapter. So we study about sun's role, more about air, more about water. Find a dozen words related to weather hidden in the word search below. यहाँ पर जो ये पज़ल दिए गए हैं इनमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि वेदर से रिलेटेड हैं, तो इन्हें हम आइए ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे है लाइटनिंग, इसके बाद है यहाँ देखिए है विंड, इसके बाद है यहाँ पर यहाँ देखिए आपको मिलेगा सीजन, ठीक है। इसके बाद आपको देखिए मिल जाता है ब्रीज, ठीक है। इसके बाद देखिए यहीं मिल जाएगा आपको स्टॉर्म, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको वाटर वेपर मिल जाएगा यहाँ पे, ये देखिए वाटर वेपर भी हो गया। यहाँ देखिए आपको एयर मिल जाएगा। इसके बाद थंडर देखिए यहाँ पे है, ये थंडर हो गया हमारा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको रेन मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ मिल जाएगा मॉनसून, ठीक है। तो ये देखिए हमने बहुत सारे वर्ड्स इसमें ढूंढ लिए हैं। चलिए हम आगे चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। वेदर इज ए कंडीशन of the air at a particular time based on how hot or cold, dry, rainy and calm or windy a place is. वेदर जो है वो एक कंडीशन है एयर का, जो कि एक पार्टिकुलर टाइम में एयर की वजह से प्रभावित होता है। यानी कि एयर अगर ठंडी है तो वेदर भी ठंडा हो जाएगा, एयर अगर गर्म है तो वहाँ का उस समय का वेदर भी क्या होगा, गर्म होगा। साथ ही अगर रेनी है तो रेनी वेदर हो जाएगा, काम है तो काम हो जाएगा, विंडी है तो विंडी हो जाएगा। और अगर बहुत तेज़ हवा है, बहुत तेज़ तूफान वाली स्टॉर्मी है तो क्या हो जाएगा, वेदर भी स्टॉर्मी हो जाएगा। द हीट ऑफ द सन काउज विंड्स टू ब्लो एंड ऑल्सो काउज चेंज इन द स्टेट ऑफ वाटर। जो सूर्य की जो गर्माहट है, हीट ऑफ द सन है, उसकी वजह से ही विंड्स जो ब्लो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ऑल्सो काउज चेंज इन द स्टेट ऑफ वाटर। जो विंड है वहाँ की वो हीट ऑफ द सन काउज विंड्स टू ब्लो एंड ऑल्सो चेंज इन द स्टेट ऑफ वाटर। ये जो विंड है वो सूर्य की वजह से और पानी के स्टेट की वजह से बदल जाते हैं। चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ एयर एंड वाटर अराउंड एन एरिया काउज चेंज इन वेदर। किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान के हवा और पानी के बदलाव की वजह से वहाँ का वेदर बदल जाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी ख़ास जगह पे अगर हवा और पानी गर्म होते हैं तो वेदर भी गर्म होता है, और अगर ठंडे हो जाते हैं तो वहाँ का वेदर भी ठंडा हो जाता है। चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, सन्स रोल यानी सूर्य की भूमिका। तो जो वेदर है उसके बदलने में सूर्य की जो भूमिका है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि सन की गर्माहट की वजह से हवा गर्म होगा, पानी गर्म होंगे, और उसी कारण अभी हमने पढ़ा ना कि हवा और पानी के गर्माहट से या ठंडे होने से वहाँ का वेदर चेंज हो जाता है।
तो इसमें सन की जो भूमिका है, सन का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं आगे। द सन प्लेज अ मेजर रोल इन अ काउजिंग चेंज इन वेदर कंडीशन। सन प्लेज अ मेजर रोल, यानी सन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी जगह के वेदर कंडीशन को बदलने के लिए। द अर्थ मूव अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। द moment is called revolution. The earth is also tilted on its axis at an angle. Therefore, the side of the earth facing the sun has longer and hotter days and thus has summer, whereas the part of earth facing away from the sun has cooler and shorter days and thus has winter. More details on how season changes are given in chapter 13. चैप्टर 13 की बात अभी रहने दीजिए, क्योंकि वो चैप्टर 13 जब हम पढ़ेंगे तो मैं फिर से आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है ये हम देखते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखा है कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन इट्स ऑर्बिट, यानी अर्थ अपनी ही ऑर्बिट पर घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। कितने दिनों में ये चक्कर को पूरा करती है? ये पूरा करती है अपना चक्कर पूरे कितने डेज में? 365, है ना? ये तो आप जानते ही होंगे। और ये ऑर्बिट पर घूमती है। ये ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट होता है जिस रास्ते पर अर्थ चलकर सन के चारों तरफ पूरा चक्कर लगाती है 1 ईयर में, उसको ही हम कहते हैं ऑर्बिट। ये क्या कहलाता है? ऑर्बिट। ठीक है। और कितना टाइम लगा देती है ये पूरे चक्कर लगाने में? ये पूरे चक्कर लगाने में 365 डेज लगाती है, और 12 मंथ्स भी कह सकते हैं, है ना? तो 12 मंथ्स में ही 1 ईयर कंप्लीट होते हैं। तो ये, अब चलिए हम आगे देखते हैं कि अर्थ इज ऑल्सो टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस एट एन एंगल। एक एंगल पे जो अर्थ है वो झुकी हुई है। एक एंगल पे अर्थ टिल्टेड है। एक एंगल पे जो हमारी जो ये अर्थ है, पृथ्वी जो है वो झुकी हुई है। जैसे मान लीजिए आपने लट्टू देखा होगा ना, तो ये ऐसे है, थोड़ा सा ये ऐसे झुके हुए हैं ताकि ये सन के चारों तरफ आराम से, इस तरह आपने देखे होंगे ना, ग्लोब देखे होंगे ना, थोड़ा हल्का सा वो कैसे झुका हुआ रहता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पृथ्वी की स्थिति भी है, जो कि सन के चारों तरफ घूमती है, बिल्कुल ग्लोब की तरह। ग्लोब आपने देखे होंगे, तो ग्लोब की ही तरह हमारी पृथ्वी भी थोड़ी सी एक एंगल पे झुके हुए हैं, टिल्ट हैं, जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और जिस समय जो ये अर्थ सूर्य के सामने होता है, सूर्य के सामने अर्थ जब फेसिंग होता है तो क्या होता है, उस जगह पे क्या होता है, समर सीजन होता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा हीट और लाइट मिलता है, और इस वजह से वहाँ के दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं, और इस कारण वहाँ पे कौन सा समय होता है, वहाँ पे कौन सा सीज़न होता है, वहाँ होता है समर। और जो साइड इसके बिल्कुल पीछे होता है और जो सन से दूर होता है, उस तरफ क्या हो जाते हैं, वहाँ पे दिन जो है छोटी हो जाती हैं और रातें बड़ी हो जाती है, इस कारण वहाँ पे होता है विंटर। और जो ये अर्थ सन के चारों तरफ अपने चक्कर को जब पूरा करती है, इसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन यानी परिक्रमण, यानी पूरा करना, पूरा घूम लेना, जो कि 365 डेज में पूरा होता है। और इसी कारण क्या बदलते हैं, इसी की वजह से, रेवोल्यूशन की वजह से बदलते हैं सीजन्स। ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। मोर डिटेल्स ऑन नाउ, ये तो हमने चैप्टर 13 में अगले चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे। तो मेन बातें मैंने आपको बताई कि अर्थ एक एंगल पे थोड़ी सी टिल्ट है, झुके हुए हैं,
जिसकी वजह से वह सूर्य का पूरा चक्कर लगा पाता है। और इस पूरे चक्कर को हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। और ये अपने ऑर्बिट पर ही घूमता है और 365 डेज में ये अपने पूरे रेवोल्यूशन को कंप्लीट करती है। पृथ्वी 365 डेज में अपने चक्कर को पूरा करती है। इसके बाद है द अर्थ ऑल्सो स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस। द अर्थ ऑल्सो स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस, ये अपनी ही अक्ष पर एक पूरा घूर्णन। स्पिन्स क्या होता है, घूर्णन। घूर्णन क्या होता है, आपने देखे होंगे, टॉप देखा होगा आपने, लट्टू देखे होंगे ना, कैसा होता है लट्टू, ऐसा है ना, लट्टू कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये लट्टू जो है अपनी ही जगह पे ऐसे 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 घूमता है ना, इसी को स्पिन होना कहते हैं। अपनी ही जगह पे रहकर ये जो घूमता है, इसी को कहते हैं हम स्पिन करना। ये इसी को कहते हैं हम अपनी जगह पे घूमना। और ये एक ही एक्सिस पर, एक ही दूरी पर ये घूमता है। दिस इज़ कॉल्ड रोटेशन। और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रोटेशन। तो इसी तरह से जो अर्थ है वो भी रोटेट होते 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 घूमते हैं सूर्य के चारों तरफ। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रोटेशन। रेवोल्यूशन हम क्या कहते हैं, जो वो एक वर्ष में, 1 ईयर में कंप्लीट करता है। और रेवोल्यूशन उसको कहते हैं जो 1 ईयर में कंप्लीट होता है। और रोटेशन उसको कहते हैं जो कि जिसकी वजह से डे और नाइट होते हैं। तो ये है रोटेशन और रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन काउज चेंजेस इन सीजन whereas द रोटेशन काउज डे एंड नाइट। रेवोल्यूशन की वजह से सीजन बदलते हैं, जबकि रेवोल्यूशन की वजह से सीजन चेंज होते हैं, जबकि रोटेशन की वजह से दिन और रात बनते हैं। आगे है द हीट ऑफ द सन ऑल्सो काउज विंड्स टू ब्लो। द हीट ऑफ द सन ऑल्सो काउज विंड्स टू ब्लो। When the air gets heated up due to the sun, it became lighter. The warm air rises up. Cool air, which is heavier, then comes down to take its place. This movement of air cause wind. The heat of the sun also cause winds to blow. सूर्य की जो गर्माहट है उसकी ही वजह से विंड्स चलना, विंड्स के जो चलने की स्थिति है वो बदलती है। When the air gets heated, अगर एयर हीटेड हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो क्या हो जाता है, वो गर्म होकर हवा जो है वो हल्की हो जाती है। और हल्की होकर क्या होने लगती है, वो ऊपर की तरफ उड़ने लगती है, जिससे कि क्या हो जाता है, नीचे का जो स्पेस है वो खाली हो जाता है। और वहाँ पे द वार्म एयर राइजेस अप, तो ये हवा जो है हल्की हो जाती है गर्म होने की वजह से, और ये बिल्कुल ऊपर की ओर उड़ने लगती हैं। तब क्या होता है, नीचे का जो स्पेस है जहाँ पे हवा मौजूद थी वो जगह क्या हो जाता है, खाली। और खाली होने की वजह से क्या होता है, कूल एयर आकर उस जगह को फिल कर देती है। दिस मोमेंट ऑफ एयर काउज विंड्स। और यही मोमेंट क्या कहलाता है, विंड कहलाता है। The sun also changes the states of water in nature and cause humidity and rain. Sun also cause the states of water. वाटर की स्थिति को भी सन ही बदल देता है, जिसकी वजह से नेचर में ह्यूमिडिटी और रेन की स्थिति बनती है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेयर में अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, एयर में वाटर वेपर कितने अमाउंट में, कितनी मात्रा में मौजूद है, वही कहलाती है उसकी ह्यूमिडिटी, या हम कह लेते हैं नमी। ठीक है, वाटर वेपर राइज अप एंड कंडेंस ऑन डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर इनटू टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। जब वाटर वेपर गर्म होकर जब पानी भाप बनकर जब ऊपर उड़ने लगता है, तो ये क्या हो जाता है, वहाँ जाके ये कंडेंस हो जाता है, यानी कि फिर से ये पानी की बूंद बन जाता है। ये ठंडा हो जाता है, ऊपर जाकर क्या हो जाता है, ये ठंडा हो जाता है, और क्या बन जाता है, ये पानी की बूंदों के रूप में वहाँ जमा हो जाता है। साथ में क्या ले जाता है वाटर वेपर, अपने साथ क्या ले जाता है, ये ले जाता है अपने साथ
डस्ट पार्टिकल्स को भी, ठीक है। और वहाँ जाकर ये क्या बन जाता है, टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, बहुत छोटे छोटे पानी की बूंदें बन जाता है। एज मोर, ये पानी की बूंदें वहाँ कंटिन्यूसली जमा होता जाता है और क्या बन जाता है, ये वाटर वेपर हमेशा कंटिन्यूसली उड़ता जाता है, ऊपर जाकर ये कंडेंस होता है और टीनी ड्रॉपलेट्स में बदलता जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारे क्या हो जाते हैं, ड्रॉपलेट्स जमा हो जाते हैं एक साथ, ठीक है। और तब ये क्या बना देते हैं, वहाँ पे क्लाउड बना देते हैं। देखिए, मोर वाटर ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड। इन क्लाउड्स these teeny droplets of water combine to form bigger droplets of water। और इस तरह से ये बहुत ज़्यादा जब जमा हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, ये पानी की बहुत बड़ी बूंद बन जाता है ये। when these bigger water droplets become too heavy to remain in the air or areas where the air temperature falls below 0 डिग्री सेल्सियस, water droplets fall as snow। और जब ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है तो भारी होकर क्या होता है, कोई भी चीज़ जब बहुत भारी हो जाएगा तो क्या होगा, वो नीचे की ओर गिरने लगेगा। और जैसे ये फिर नीचे की ओर गिरने लगता है तो क्या बन जाता है, ये दोबारा से पानी के रूप में या बारिश के रूप में नीचे आने लगता है। और जो जगह बहुत ठंडी है, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम है, 0 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे होता है, यानी माइनस में, वहाँ पर ये कैसे किस रूप में आने लगते हैं, ये वहाँ पर स्नो के रूप में गिरने लगते हैं। चलिए वर्ड हेल्प में देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ लिखा है सैचुरेटेड, यानी टू सोक कंप्लीटली, टू सोक कंप्लीटली। चलिए हम देखेंगे, लेट्स रिमेंबर में क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। क्या होगा इसका आंसर, इसका होगा आंसर ह्यूमिडिटी। एक मिनट, पहले वाले का आंसर क्या होगा, ह्यूमिडिटी। नंबर 2, डे एंड नाइट आर काउज्ड बाय द, रेवोल्यूशन की वजह से तो क्या बनते हैं, सीजन, तो रोटेशन। डे और नाइट के लिए क्या होगा, डे और नाइट के लिए होगा रोटेशन। द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन हैज़, जो साइड अर्थ की जो साइड सन को फेस करती है वहाँ पे क्या होता है, समर सीजन होता है। नंबर 4, द कंडीशन ऑफ द एयर एट ए पार्टिकुलर टाइम एंड प्लेस इज नॉन एज वेदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे छोटे से फिल इन द ब्लैंक्स से, जिसको हमने पूरा कर लिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मोर अबाउट एयर, एयर के बारे में और हम ज़्यादा जानते हैं यहाँ पे। एयर इज ऑल अराउंड अस, इट इज़ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। एयर ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर एंड डस्ट। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमोसफेयर। यानी हवा हमारे चारों तरफ है, यह गैसों का एक मिक्सचर है, बहुत सारे गैसों का ये क्या है, एक मिक्सचर है। एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर एंड डस्ट। हवा में क्या क्या है, वाटर वेपर भी है और डस्ट पार्टिकल्स भी। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमोसफेयर। हमारी जो पृथ्वी है ना, ये सराउंडेड बाय यानी चारों तरफ घिरी हुई है किससे, एयर, एक ब्लैंकेट, एयर के मतलब एज ए ब्लैंकेट समझ लीजिए, ब्लैंकेट की तरह ही ये एयर से ढकी हुई है, घिरी हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। वी कैन फील एयर व्हेन इट ब्लोज। हम कब हवा को फील करते हैं, जब ये चलते हैं, जब हवा चलते हैं। वैसे तो हवा हमेशा ही है हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ, बट हम फील तब करते हैं जब हवा चलता है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो जब हवा जो चलते हैं, जिसको हम फील करते हैं, वही कहलाता है विंड। अ जेंटल विंड इज कॉल्ड अ ब्रिज। जो शांत चलने वाली हवा है वो ब्रिज कहलाती है। वेयर एज अ स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड गेल। और जब हवा स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो गेल कहलाते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स आर कॉल्ड स्टॉर्म। और बहुत जो स्ट्रॉन्ग यानी बहुत ज़्यादा तेज़ हवा जो चलती है उसको हम क्या कह जाते हैं, उसको हम कहते हैं स्टॉर्म या आंधी कहते हैं। स्टॉर्म दैट ऑक्योर अलोंग विद द थंडर एंड लाइटनिंग। और जब यही स्टॉर्म गरजनी के साथ या लाइटनिंग, बिजली चमकने कड़कने के साथ होती है, तो इसको हम कहते हैं थंडर स्टॉर्म्स।
ठीक है। विंड अफेक्ट द वेदर ऑफ ए प्लेस। जो हवा है, जो विंड है, वो क्या करता है, किसी भी जगह के वेदर को बदल देता है। देखिए, अगर विंड ठंडी है तो वहाँ का वेदर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अगर वो उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ का जो वेदर है वो मॉइस्ट हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से कूल विंड है तो वहाँ का वेदर कोल्ड हो जाएगा। तो आगे चलिए हम देखते हैं सी एंड लैंड ब्रिज। सी एंड लैंड ब्रिज, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल अभी नया है। द सन हीट्स अप लैंड एज वेल एज वाटर बॉडीज ऑन अर्थ। अर्थ पर जो सन है वो वाटर बॉडीज़ को भी गर्म करते हैं और लैंड को भी गर्म करते हैं। बट क्या होता है, लैंड हीट्स अप एज वेल एज कूल्स डाउन। Land heats up as well as cools down faster than water, and these gives rise to sea breeze and land breeze, especially in the coastal areas. जो सन है वो लैंड को भी गर्म करता है और वाटर बॉडीज़ को भी, बट जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी। ठीक है, तो क्या होता है कि स्पेशली ऐसा उन जगहों पे महसूस किया जाता है जो कि कोस्टल एरिया में, जो कि समुद्र के किनारे हैं। और पानी देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा भी होता है। चलिए हम देखते हैं कि इससे क्या होता है। ड्यूरिंग द डे लैंड गेट्स हीटेड अप विच इट टर्न हीट द एयर अबव इट। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय क्या होता है, लैंड गेट्स हीटेड अप। मैंने आपको बताया कि लैंड बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी। तो दिन के समय सूर्य चमकता होता है और उस समय लैंड क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। विच इन टर्न हीट्स द एयर अबव इट, अपने आसपास के हवा को वो गर्म कर देता है। द हॉट एयर राइज अप फ्रॉम द लैंड, तो जो ज़मीन पर की हवा है वो हल्की होने की वजह से ऊपर उड़ने लगती है। एंड द कूल एयर फ्रॉम सी, और समुद्र से आने वाली ठंडी हवा उस खाली जगह को घेरने लग जाती है। फ्रॉम द सी फ्लोज इनटू टेक इट्स प्लेस, उस खाली जगह को समुद्र से आने वाली ठंडी हवा भरने लग जाती है। दिस इज़ नॉन एज सी ब्रीज। सी ब्रीज कब होता है, दिन के समय होता है जब लैंड हीटेड हो जाता है और गर्म हवा, लैंड की गर्म हवा हीटेड अप होकर लाइट हो जाती है और लाइट होकर ये ऊपर उड़ने लगती है। तब क्या होता है, समुद्र से चलने वाली ठंडी हवा उस खाली जगह को भरने लगती है, जिसे हम कहते हैं सी ब्रीज, यानी सी से चलने वाली ब्रीज, उसको हम कहते हैं सी ब्रीज। और ये दिन के समय होता है। एट नाइट द रिवर्स प्रोसेस टेक प्लेस, लैंड कूल्स डाउन फास्टर दैन द सी। एट नाइट, रात के समय क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक यही स्थिति रिवर्स हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा। तो दिन में क्या हुआ था, जो लैंड के जो हवा थे गर्म होने के बाद ऊपर चले गई थी और समुद्र की ठंडी हवा ने उस जगह को घेर लिया था। अब यहाँ पे क्या होता है, एट नाइट द नाउ द एयर अबव द सी इज़ वार्मर। अब जो दिन में जो लैंड से चलने वाली हवा थी वो भी तो आकर इसके समुद्र की जगह को घेर रही थी, समुद्र के पास आ रहे थे, है ना। तो ये क्या होता है कि समुद्र की जो आसपास की हवा है वो क्या हो गई, अब वो हो गई गर्म, और गर्म होने की वजह से क्या हो गया, नाउ द एयर अबव द सी इज़ वार्मर दैन द एयर अबव द लैंड। अब लैंड की हवा तो ठंडी हो चुकी थी और अब गर्म कौन हो गया, अब हो गया गर्म सी के आसपास की हवा। द वार्म एयर राइज अबव द सी। अब गर्म हवा ऊपर उठने लगती है, समुद्र से ऊपर उठने लगती है। एंड द कूल एयर फ्रॉम लैंड, और जो ठंडी हवा सतह पे थी, ज़मीन पे थी, वो क्या होने लगी, इस जगह को आकर भरने लग गई। दिस इज़ नॉन एज लैंड ब्रीज। तो लैंड से ठंडी हवा आकर सी के खाली जगह को भरने लग गई। तो ये लैंड से जो ठंडी हवा आकर सी के खाली जगह को भरने लग गई है, ये कहलाएगी लैंड ब्रीज। और लैंड ब्रीज कब होता है, ये होता है नाइट में। मोर अबाउट वाटर।
मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विथ वाटर। अर्थ का 70% भाग क्या है, पानी से ढका हुआ है। इवेपरेशन क्या होता है, इवेपरेशन होता है भाप बनना या वाटर वेपर बनना। वाटर यानी लिक्विड से वाटर वेपर बन जाना इवेपरेशन कहलाता है। वाटर एग्जिस्ट इन नेचर एज स्नो। जो वाटर नेचर में मौजूद है वो क्या है, स्नो में है, लिक्विड में है और वाटर में है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में भी है, लिक्विड फॉर्म में भी है और गैसियस यानी वाटर वेपर यानी गैसियस फॉर्म में भी है। दीज स्टेट्स आर इंटरचेंजेबल, और ये इंटरचेंजेबल है, ये परिवर्तनशील है, ये बदलते रहते हैं। द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर बाय प्रोसेस कॉल्ड इवेपरेशन। सूर्य की गर्माहट से क्या हो जाता है, वाटर वेपर में बदल जाता है और यही कहलाता है इवेपरेशन। इफ वी कीप अ बाउल ऑफ वाटर आउट इन द सन, द लेवल ऑफ वाटर इन इट गोज डाउन बाय इवनिंग। अगर आप बाउल में पानी रखते हैं, सूर्य जहाँ धूप है, जहाँ सूर्य की गर्माहट आ रही है, एक बाउल में अगर आप पानी रख देते हैं तो शाम तक क्या हो जाता है, उसका पानी बहुत ही घट जाता है। दिस इज बिकॉज द हीट ऑफ द सन हैज़ इवेपरेटेड सम वाटर। ये इसलिए क्योंकि सूर्य की गर्माहट ने सूर्य की जो गर्मी है उसकी वजह से वो पानी इवेपरेट हो जाता है। दस वेन द वेदर इज वेरी हॉट, more water gets evaporated and so water vapor contained in the air increase। और जब यही कारण है कि जब सूर्य बहुत गर्म होता है तो क्या हो जाता है, वाटर बॉडीज़ के बहुत सारा पानी क्या हो जाता है, इवेपरेट हो जाता है और उसकी वजह से क्या हो जाता है, एयर में ह्यूमिडिटी या वाटर वेपर बढ़ जाता है। दिस मेक द वेदर ह्यूमिड, और इसी की वजह से जो वेदर है कैसा हो जाता है, मिड हो जाता है या नमी वाला हो जाता है। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन होता है वाटर वेपर का दोबारा से वाटर बन जाना। जब वाटर वेपर बहुत गर्म होता है और किसी कूल थिंग्स के टच में आता है तो वो फिर से क्या हो जाता है, वो वाटर वेपर दोबारा से फिर वाटर में चेंज हो जाता है। व्हेन द बॉयल वाटर इन अ पैन एंड कवर इट, when we boil water in a pan and cover it with a lid, we find teeny droplets of water on the under side of the lid। आप जब किसी ढक्कन वाले बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रखते हैं तो क्या देखते हैं आप कि उस ढक्कन पे पानी की कुछ बूंदें मौजूद हैं। These drops have been formed because water vapor हैज़ चेंज इनटू वाटर। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि जो वाटर वेपर है वो ठंडी चीज़ के संपर्क में आकर, यानी उसका जो लीड था वो ठंडा था, ठंडी ढक्कन के संपर्क में आने से वो वाटर वेपर क्या हो जाता है, फिर से वाटर बन जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और यही प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है। क्लाउड आर फॉर्म्ड व्हेन वाटर वेपर कंडेंस इनटू टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स, बिगर वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल एज रन। मैंने अभी आपको पीछे भी पढ़ाया कि क्लाउड्स कैसे बनता है। ये वाटर बॉडीज़ के जो सारे पानी हैं वो सन की हीट की वजह से इवेपरेट हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं, टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बनते बनते ये बहुत ज़्यादा पानी की जो बूंदें हैं ऊपर जाकर कंडेंस हो जाते हैं, पानी बन जाते हैं और वहाँ जमा होते होते क्या बन जाते हैं, बिल्कुल बहुत बड़े पानी के बूंद के रूप में बदल जाते हैं और फिर ये नीचे बारिश के रूप में गिरने लगते हैं। ऑन कोल्ड विंटर मॉर्निंग वी सी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द ग्रास एंड लीव्स। जब सर्दियों का मौसम होता है तो सर्दियों की सुबह में आपने क्या देखे होंगे कि पत्तों पे या घास पे कुछ पानी की बूंदें आपको नज़र आती हैं। दिस इज़ कॉल्ड ड्यू। इनको क्या कहते हैं, ओस कहते हैं, इनको ड्यू यानी ओस कहते हैं। These droplets are formed by the condensation of water vapor in the air। ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये कैसे बनते हैं, ये इसी कंडेंसेशन की वजह से बनते हैं। जो वाटर वेपर जो हवा में मौजूद था वो क्या हो जाता है, अचानक से वो ठंडा होकर कंडेंस हो जाता है और वो पत्तों पर और घास पर पानी की बूंद के रूप में नज़र आने लगता है। चलिए हम देखते हैं कि गेट इट राइट में वेन वाटर बॉयल्स, जब पानी बॉयल होता है, उबलता है, द बबल्स दैट आर सीन ब्रस्टिंग ऑन द वाटर सरफेस नॉट एयर,
वो हवा नहीं है। जो पानी की सतह के ऊपर जो आप बुलबुले देखते हैं वो क्या है, वो हवा नहीं है, वो एयर बबल्स नहीं है। इनफैक्ट बल्कि दे कंसिस्ट ऑफ वाटर वेपर, वो वाटर वेपर का ही कंसिस्ट होता है। यहाँ देखते हैं कि फैक्ट फाइल में क्या लिखा है, कोल्ड एयर होल्ड्स लेस वाटर। जो कोल्ड एयर जो होता है वो बहुत कम कम वाटर वेपर रखता है देन ए हॉट एयर। हॉट एयर में क्या होता है, वाटर वेपर ज़्यादा होता है देन कोल्ड एयर। चलिए हम देखते हैं एक एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या है कि हम लेंगे टू ऑब्जर्व वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ग्लास लेंगे, ठीक है, उसमें कुछ आइस क्यूब डाल देंगे, ठीक है। फिल ए ग्लास विथ आइस क्यूब एंड लीव इट फॉर ए वाइल एट रूम टेम्परेचर। और उस आइस वाले ग्लास को क्या करेंगे, हम रूम टेम्परेचर पे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। ऑब्जर्वेशन हमने क्या पाया, यू विल सी टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ द आउटर साइड ऑफ द ग्लास। आप क्या देखेंगे, ग्लास की सतह पे, ग्लास के जो आउटर स्पेस है, आउटर जो साइड है, उस पर आप क्या देखेंगे, कुछ छोटे छोटे क्या हैं, पानी की बहुत सारी बूंदें जमा हो गई हैं। तो आप क्या पाते हैं, ये पानी की बूंदें अचानक कहाँ से आई, आपने तो आइस क्यूब तो ग्लास के अंदर डाला था ना, फिर पानी की बूंदें बाहर कैसे नज़र आती हैं। ये बाहर इसलिए नज़र आती हैं क्योंकि आपने पीछे पढ़ा है ना कि एयर में क्या क्या है, एयर में वाटर वेपर भी मौजूद है। तो ये जो एयर हमारे चारों तरफ है, तो ये ग्लास के संपर्क में भी आई, और क्योंकि उसमें वाटर वेपर मौजूद था तो वो ठंडी चीज़ के सतह में के पास कांटेक्ट में आने के पास, कूल चीज़ के संपर्क में आने पर वो क्या बन जाता है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। और यही हमें जो ग्लास के जो बाहरी सतह है वहाँ पर हमें पानी की बूंद के रूप में नज़र आता है। अब हम देखेंगे कि नेचर में जो वाटर साइकिल है वो क्या है। तो वाटर साइकिल में इन नेचर द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली। जो इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन है वो नेचर में कंटिन्यूसली यानी लगातार होता रहता है। वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द लेक्स, रिवर्स, ओशंस एंड अदर वाटर बॉडीज़। जो वाटर है वो हमेशा इवेपोरेट होता रहता है, झीलों से, नदियों से, समुद्रों से और सागरों से। ये पानी, सभी वाटर बॉडीज से पानी इवेपोरेट होता रहता है। इट देन कंडेंस एंड फॉल्स डाउन एज रेन एंड स्नो। और ये इट देन कंडेंस एंड फॉल्स डाउन एज रेन एंड स्नो, इसके बाद ये कंडेंस होकर रेन या स्नो के रूप में नीचे आता है। दिस फॉर्म द वाटर साइकिल, और यही कहलाते हैं वाटर साइकिल। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे जो सन है वो क्या करता है, वाटर बॉडीज़ के जो सारे जो वाटर हैं उनको क्या कर देता है, वो गर्म कर देता है, जिसकी वजह से ये वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। और वाटर वेपर ये क्या होता है, हवा जब ये हल्की होने की वजह से ये ऊपर जाने लगता है, और ऊपर क्या होता है, ठंडी के संपर्क में आने पर ये वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, और क्या हो जाता है, ये क्लाउड्स बनने लग जाते हैं। और क्लाउड्स जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, यहाँ बहुत सारे टीनी ड्रॉपलेट्स एक जगह जमा होते होते बहुत बड़े, बहुत बिगर वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है, और फिर ये क्या हो जाता है, भारी होकर नीचे लटकने लगता है, और लटक के बारिश के रूप में फिर से ये ज़मीन पर आ जाता है। यही कहलाती है वाटर साइकिल। चलिए हम देखते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वी शुड ड्रिंक ओनली क्लीन वाटर। हमें सिर्फ स्वच्छ पानी ही पीना चाहिए। डर्टी वाटर कैन मेक अस फॉल इल। हमें डर्टी वाटर बीमार बना सकते हैं। वाटर फ्रॉम टैप्स कैन बी डर्टी एंड इम्प्योर। हो सकता है जो नल में आ रहा हो पानी वो डर्टी भी हो और इम्प्योर भी हो। दस वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग नीड्स टू बी प्योरीफाइड। इसलिए जो पानी ड्रिंकिंग के लिए और कुकिंग के लिए होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्योरीफाइड यानी शुद्ध होना चाहिए। वी कैन डू इट इन द फॉलोइंग वेज। हम शुद्ध पानी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आइए हम जानते हैं। तो बॉइलिंग, सबसे इजी मेथड क्या होता है, बॉइलिंग। बॉइलिंग इज द सिंपलेस्ट वे टू किल द जर्म्स फाउंड इन वाटर। ब्रिंग वाटर टू
rolling boil for a minute to kill the germs present in it. By the time water starts to get hot, enough to boil, most of the germs in it die. Boiled water should be stored in clean and covered pots or bottles. तो सबसे इजी जो मेथड होता है किसी भी पानी को जर्म फ्री करने के लिए वो होता है बॉइलिंग. बॉइलिंग करने से क्या होते हैं, उनमें जो मौजूद सारे जर्म्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और पानी प्योर हो जाता है, हमारे यूज़ करने के लायक हो जाता है. हमें प्योर जो बॉयल पानी है, जो उबला हुआ पानी, उसे हमें हमेशा साफ़ बर्तन में या ढक्कन वाले बर्तन में या बॉटल्स में रखनी चाहिए. चलिए हम दूसरा देखते हैं, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. ये जो है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन इज अनदर मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर. ये प्यूरिफाइंग का दूसरा मेथड है. द प्रोसेस इन विच द insoluble impurities settle down is called sedimentation. The process in which the water is gently poured out after sedimentation is called decantation. The decanted water may still have a lot of impurities. तो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन क्या होता है. सेडिमेंटेशन अगर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स अगर की पानी में मौजूद हैं तो उनको सेडिमेंटेशन से हम दूर कर सकते हैं. सेडिमेंटेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ वाला पानी है, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो क्या हो जाएगा, उनकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी उस वेजल, उस बर्तन के बॉटम में. और फिर आप उसे धीरे धीरे बिना डिस्टर्ब किए जब दूसरे बर्तन में उसे डाल लेते हैं तो वो कहलाता है डिकेंटेशन या निथारना कहलाता है. द डिकेंटेड वाटर में स्टिल हैव अ लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज. हो सकता है कि डिकेंटेड वाटर में भी बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ बाकी रहते हों. फिर क्या करते हैं हम, फिल्ट्रेशन क्या होता है. फिल्ट्रेशन इज अ बेटर प्रोसेस दैन सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन से भी अच्छा तरीका होता है फिल्ट्रेशन का, जिसमें क्या होता है, द प्रोसेस इन विच वाटर इज क्लीन्ड बाई पासिंग इट थ्रू अ फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. फिल्टर पेपर के थ्रू जिस पानी को पास करके साफ़ किया जाता है उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन. ठीक है. इसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन में फिल्टर पेपर में बहुत सारी बारीक छेदें होती हैं जिसके थ्रू पानी को पास कराया जाता है और हमें दूसरे वेजल में साफ़ पानी मिल जाता है. क्लोरीनेशन क्या होता है. क्लोरीनेशन इज a process in which chlorine is added to kill germs in dirty water. Chlorine is gas that kill germs. These days chlorine tablets are easily available. क्लोरीनेशन क्या होता है, क्लोरीन डालकर पानी को जर्म फ्री करना. इससे क्या हो जाते हैं, सारे जर्म्स क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं और पानी प्योर हो जाता है. क्लोरीन एक तरह का गैस है जो कि जर्म्स को कील करता है. आजकल सभी दुकानों में, सभी केमिस्ट के यहाँ, सभी दवाइयों की दुकान में ये जो क्लोरीन टैबलेट्स हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं. चलिए यहाँ पे है लेट्स रिमेंबर में हम देखते हैं, मैचिंग करना हमने, तो हम करेंगे जैसे यहाँ मूविंग एयर है, मूविंग एयर क्या कहलाएगा, विंड. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. सी ब्रीज कब होता है, सी ब्रीज होता है डे में, तो इसको डे से मिला देंगे. इसके बाद हो गया वाटर वेपर चेंजेस इन वाटर. वाटर वेपर चेंजेस इन वाटर हो गया कंडेंसेशन. फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर हो जाएगा, फिल्ट्रेशन के लिए फिल्टर पेपर होगा. और क्लोरीनेशन क्या होगा, किल जर्म्स. ये हमने मैचिंग पूरी कर ली. आप इसे पॉज करके और दोबारा कर सकते हैं. चलिए हम देखते हैं यूज़ ऑफ वाटर. आपको पता ही है कि यूजेस ऑफ वाटर बहुत सारे हैं और वाटर इज़ वेरी यूजफुल टू अस इन ए मैनी वेज. फॉर एग्जांपल, वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग. वी ऑल्सो नीड वाटर फॉर स्विमिंग, बाथिंग, growing plants, washing, for transport purpose and for obtaining energy such as electrical energy यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. जो वाटर से जो एनर्जी डेवलप की जाती है, इलेक्ट्रिक जो डेवलप की जाती है उसको क्या कहते हैं, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस हमेशा आते हैं. तो
जो यूजेस ऑफ वाटर है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे काम यानी लगभग सारे काम हमारे पानी से ही होने वाले होते हैं। इवन हमारे ड्रिंकिंग का तो बहुत बड़ा काम वाटर से ही होना है ना। पानी पिए बिना तो हम बिल्कुल नहीं रह सकते। तो सबसे पहला काम तो हमारा क्या हो गया, ड्रिंकिंग। इसके बाद खाना बनाना, इसके साथ ही और बहुत सारे काम हैं जो कि पानी से होने वाले हैं, जैसे स्विमिंग है, बाथिंग है, प्लांट्स के लिए इरिगेशन का काम होता है, वॉशिंग का, क्लीनिंग का होता है ना। तो ये सारी काम यूजेस ऑफ वाटर के अंदर ही आते हैं। चलिए हम देखते हैं कीवर्ड्स में क्या लिखा है। ह्यूमिडिटी लिखा है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेयर क्या है, ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस इज नॉन एज एटमॉस्फेयर। सेडिमेंटेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच द insoluble impurities settle down is called sedimentation. Decantation, the process by which water is gently poured out after sedimentation is called decantation. Filtration, the process by which water is cleaned by passing it through a filter paper is called filtration. Chlorination क्या होता है, the process by which chlorine is added to kill germs in dirty water is called chlorination. चलिए अब हम देखते हैं इसके एक्सरसाइज को। तो सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ जेंटल विंड इज कॉल्ड एयर, ब्रीज, गैल और स्टॉर्म। कौन सा होगा इसमें, इसमें हो जाएगा ब्रीज। वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल्स एज डैश इन प्लेस वेयर टेम्परेचर इज लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, रेन, हेल, स्नो और नॉन ऑफ दीज। तो स्नो हो जाएगा, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वहाँ स्नो के रूप में ये नीचे गिरता है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ह्यूमिडिटी, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, इसमें हो जाएगा विंड। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इज चेंज इनटू वाटर वेपर, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, कंडेंसेशन, सेडिमेंटेशन, तो ये हो जाएगा इवेपोरेशन। हाउ ऑफन डज द वाटर साइकिल हैपन इन नेचर, कंटिन्यूसली, वंस एवरी आवर, वंस एवरी डे, वंस एवरी मंथ, continuously. Which of these is not a method to clean water, sedimentation, decantation, filtration, squeezing. स्क्वीजिंग होगा क्योंकि सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन ये सारे मेथड क्लीनिंग वाटर के होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका स्क्वीजिंग हो जाएगा, स्क्वीजिंग। और नंबर 7 में वी डू नॉट यूज़ वाटर फॉर स्विमिंग, फॉर वॉशिंग, फॉर वॉकिंग, फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पस। ये सारे ही पर्पस हमारे होते हैं वाटर से यूज़ होते हैं, वाटर दिन में यूज़ होता है, लेकिन वॉकिंग के लिए वाटर की आवश्यकता नहीं है। नंबर 8, विच ऑफ दीज रेफर्स टू द एनर्जी जनरेटेड यूजिंग वाटर। वाटर से जो एनर्जी जनरेट होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर पावर, इलेक्ट्रिकल वाटर, नॉन ऑफ दीज। तो हमने पढ़ा था पीछे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। चलिए ट्रू फॉल्स देखते हैं। Filtration is the simplest way to kill germs present in the water. Filtration is the simplest way to kill germs present in the water. जी नहीं, फिल्ट्रेशन से जर्म तो किल नहीं होते, बस वाटर प्योरीफाई हो जाता है ये। Our earth is surrounded by the blanket of air. ट्रू है ये। नंबर 3, a very strong wind is called gale. ट्रू है। ये ट्रू नहीं, ये फॉल्स होगा क्योंकि वेरी तो वो स्टॉर्म होता है। ये नंबर 3, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म होता है, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। नंबर 3 हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। नंबर 4, सी ब्रीज ऑक्योर्स व्हेन कूल एयर फ्रॉम लैंड ब्रीज एट नाइट टूवर्ड्स द सी। नहीं, ये फॉल्स है क्योंकि सी ब्रीज तो डे में होता है और यहाँ नाइट का कह रहा है ना, ये नाइट टूवर्ड्स द सी, तो ये फॉल्स है। वाटर वेपर कंडेंस इनटू टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स टू फॉर्म क्लाउड्स, तो ये हो गया ट्रू। चलिए हम आगे देखते हैं। द प्रोसेस इन विच द इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन, क्या कहेंगे इसको, इसे कहेंगे सेडिमेंटेशन।
ठीक है, सेडिमेंटेशन आप भर लीजिए। नेक्स्ट, द प्रोसेस इन विच वाटर इज जेंटली poured out आफ्टर सेडिमेंटेशन, इसमें लिखेंगे हम डिकेंटेशन। नंबर 2 में हम लिखेंगे डिकेंटेशन। डिकेंटेशन लिखेंगे हम दूसरे वाले में। नंबर 3 देखिए, द प्रोसेस इन विच वाटर इज क्लीन्ड बाय पासिंग इट थ्रू अ फिल्टर पेपर, इसको हम कहेंगे फिल्ट्रेशन। तो नंबर 3 में हमने लिखना है फिल्ट्रेशन। ठीक है, नंबर 4 देखिए, अ प्रोसेस इन विच क्लोरीन इज एडेड टू किल जर्म इन डर्टी वाटर, इसको कहेंगे हम क्लोरीनेशन। नंबर 4 क्लोरीनेशन लिखेंगे। क्लोरीनेशन। इसके बाद नंबर 5 में देखिए, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, द प्रोसेस इन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, ह्यूमिडिटी कहेंगे इसको। नंबर 5 में ह्यूमिडिटी। इसके बाद नंबर 6, द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ एटमोसफेयर, ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ एटमोसफेयर करेंगे इसको। तो नंबर 6 में हम लिखेंगे एटमोसफेयर, ATMOSPHERE, एटमोसफेयर। इसके बाद है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बॉइलिंग, मेथड बाय प्यूरिफाइंग वाटर। तो सबसे पहले हम लिख देंगे बॉइलिंग। और दूसरा हम लिख देंगे फिल्ट्रेशन। ये 2 मेथड हो गए हमारे नंबर 1 के। इसके बाद हमने लिखना है फॉर्म्स ऑफ वाटर। फॉर्म्स ऑफ वाटर में स्नो, और वेपर। यूज ऑफ वाटर, कुकिंग लिख देंगे हम, सबसे इजी लिखेंगे। तो 3 में लिखेंगे कुकिंग और ड्रिंकिंग। तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। इसके बैक एक्सरसाइज भी हो गए हैं और इसके क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए सेफ रहिए, अपने घर में रहिए और खूब पढ़िए। और मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये मैंने आपको कैसा पढ़ाया, आपको समझ में आया या नहीं। और अगर इसमें कोई कमी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।